हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इस कड़ी में आज ये 23वीं वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो इसका उत्तर है विष्णु श्रीधर वाकंकर। विष्णु श्रीधर वाकंकर के द्वारा भीमबेटका गुफा के शैल चित्रों की खोज की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवस्थित हैं। ये गुफाएं लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये गुफाएं भारत में ह्यूमन सेटलमेंट से संबंधित सबसे पुराने साक्ष्य हैं और इनमें से बहुत सारी गुफाएं 1 लाख वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। इन गुफाओं में हमें शैल चित्रकारी देखने को मिलती है और इन शैल चित्रकारियों में जो सबसे नवीनतम शैल चित्र हैं वो 10,000 वर्ष पुराने बताए जाते हैं। इस प्रकार भीमबेटका की गुफाएं भारत में शैल चित्रकला से संबंधित सबसे पुराने साक्ष्य हैं और इसके साथ ही साथ यहीं पर ही ह्यूमन सेटलमेंट से संबंधित सबसे पुराने साक्ष्य भी मिलते हैं। भीमबेटका केव्स एंड रॉक शेल्टर्स को 2003 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चयन किया गया था। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है मार्ग निर्माण। एग्रोनोमाई अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित थे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमाई के पास केवल और केवल मार्ग निर्माण से ही संबंधित दायित्व नहीं हुआ करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी है मौर्य काल में, जिसके पास मार्ग निर्माण के अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य थे। यूनानी लेखक स्त्राओ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एग्रोनोमाई नामक अधिकारी नदियों की देखभाल, भूमि की नापजोख, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल भी करता था। यही अधिकारी शिकारियों पर भी नियंत्रण रखता था और उन्हें पुरस्कृत या दंडित भी करता था। इस प्रकार यह एक न्याय अधिकारी भी था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसे कर वसूलने का भी अधिकार था, यानी राजस्व प्रबंधन से संबंधित दायित्व भी एग्रोनोमाई अधिकारी के पास थे। सार्वजनिक सड़कों के निर्माण से संबंधित बात हमने पहले ही कर ली है और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे अध्यक्ष के नाम से जाना गया है और अशोक के शिलालेखों में एक राजुक नामक अधिकारी की बात की गई है और ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये एग्रोनोमाई अधिकारी और राजुक दोनों एक ही थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एग्रोनोमाई अधिकारी के पास केवल एक ही काम नहीं था, ये बहुत सारे काम किया करता था। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। तो इसका उत्तर है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय के नाम से जाना गया है। इक्ष्वाकु वंश का जो शासनकाल था ये 3रे और 4थी शताब्दी के मध्य में बताया जाता है। भारत के इस 4थी शताब्दी के मैप से हम लोग देख सकते हैं कि इक्ष्वाकु राजवंश आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित था। इसीलिए इस राजवंश को आंध्र इक्ष्वाकु के नाम से भी जाना जाता है। इस राजवंश की स्थापना 3री शताब्दी में इक्ष्वाकु नामक शासक के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी विजयापुरी में अवस्थित थी। विजयापुरी को आज के समय में नागार्जुना कोंडा के नाम से जाना जाता है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। उत्तर है अबुल हसन कुतुब शाह। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के शासक थे और 1687 में इनके समय में ही गोलकुंडा के किले पर औरंगजेब का अधिकार हो गया। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस वर्ष औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया। तो इसका उत्तर रहेगा 1687। याद रखिएगा। किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र में अवस्थित है और इसे विदर्भ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र में एक जिला है गढ़चिरौली, उसी जिले में मार्कंडेश्वर मंदिर अवस्थित है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि मार्कंडेश्वर मंदिर पुरी में भी अवस्थित है। पुरी कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा में अवस्थित है। ये आप ध्यान रखिएगा। छठे प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो इसका उत्तर है खारवेल। खारवेल के बारे में जानकारी हमें हाथी गुम्फा के अभिलेख से प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा का अभिलेख उदयगिरी की गुफाओं में अवस्थित है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे अवस्थित हैं? तो ये उड़ीसा में अवस्थित हैं। खारवेल कलिंग देश का राजा हुआ करता था। कलिंग देश का मतलब है आज का उड़ीसा।
प्राचीन काल में उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों को कलिंग के नाम से जाना जाता था और इस कलिंग का जो सबसे फेमस राजा था वो खारवेल था। खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा के अभिलेख से प्राप्त होती है और इसके शासन काल की अगर बात करें तो ये लगभग पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो खारवेल से संबंधित ये बातें याद रखिएगा। 7वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इसका उत्तर है अयोध्या लेख। अयोध्या लेख से हमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो ये मौर्यों का सामंत हुआ करता था और इसने आखिरी मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये माहम अनगा थी जिन्होंने खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद का निर्माण पुराना किला के पास में करवाया था। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर है हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी सरकी राजवंश का अंतिम शासक था। सरकी राजवंश की स्थापना जौनपुर में किसके द्वारा की गई थी? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज के 10वें और आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका उत्तर है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था, इसके द्वारा पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।